आज हम भारत में मंदिर निर्माण की नागर शैली स्थापत्य कला के बारे में बात करेंगे। नागर शैली अगर प्राचीन भारत के इतिहास में मंदिरों का निर्माण सर्वप्रथम गुप्त काल में किया गया, परंतु मंदिर निर्माण की यह कला अपने चरमोत्कर्ष पर गुप्तोत्तर काल में पहुंचा। गुप्तोत्तर काल में मंदिर निर्माण की तीन कला शैलियों का विकास हुआ था, जो कि क्रमशः नागर शैली, द्रविड़ शैली और वेसर शैली है। अब अगर हम नागर शैली की बात करें तो नागर शैली शब्दों से नागर शैली नगर शब्द से बना है। सर्वप्रथम नगर में इस कला शैली का विकास होने के कारण ही इसे नागर शैली कहकर पुकारा जाता है। यह प्राचीन नगरों में या उनके पड़ोसियों में ही बनाए जाते थे। संभवतः इसकी संख्या बहुतायत के कारण भी इसको नागर शैली कहकर पुकारा जाता है। इसे आर्य शैली भी कहते हैं। इस शैली का विस्तार मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में हिमालय से विंध्य पर्वत तक के भाग में हुआ है। अतः हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल आदि के प्राचीन मंदिर शैली इसी से निर्मित हैं। नागर शैली में मंदिर का निर्माण एक अधिष्ठान या आधार के ऊपर किया जाता है। साथ ही इस शैली के मंदिर का शिखर दीवार को ढलवा कर बनाया जाता था। इसकी शिखर रेखाएं तिरछी व चोटी की ओर झुकी होती थी, जबकि शीर्ष फल पर कलश बना होता था। इसी विशेषताओं के कारण निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत देखा जा सकता है। अब अगर मंदिर के विभिन्न भागों के बारे में बात करें तो पहला, ये मंदिर एक शरीर के निश्चित क्रम में नीचे से ऊपर तक बटे होते हैं, जिसे पाद या जगती या चबूतरा कहते हैं। दूसरा है जंघा, जो दीवार को कहा जाता है। और तीसरा शरीर, जो शिखर को उठता हुआ भाग कहलाता है। ग्रीवा, शिखर का जहां भाग रेखा अंदर मुड़ती हुई प्रतीत होती है। और मस्तक, शिखर पर ऊपरी भाग। और आमलक, बड़ी खरबूजिया आकृति। और यष्टि, झंडा और पताका। इन क्षेत्रीय प्रभाव में इन अंगों के स्वरूप में अलग अलग दिखाया जाता है। तीसरा, नागर मंदिरों का प्रवेश द्वार आयताकार होता है, जिसके सिलदर या ऊपरी चौखट पर गजलक्ष्मी की आकृति बनी हुई होती है। किनारों की भुजाओं पर एक ओर मकरवाहिनी गंगा और दूसरी ओर कूर्मवाहिनी यमुना की आकृति उकेरी होती है। इनके प्रमुख अंग द्वार के पीछे क्रमशः निम्न है, जैसे इन्हें निम्न आधार से समझा जा सकता है। तो जैसे पहला है अर्धमंडप। यह एक छोटा बरामदा होता है जहां मंदिर में पहुंचते हैं। इसमें स्तंभों पर छत टिकी होती है, वह अर्धमंडप कहलाता है। फिर मंडप दूसरा, तो मंडप अर्धमंडप के आगे वाले भाग को मंडप कहा जाता है। अर्धमंडप के बाद का द्वार में अंदर प्रवेश करने का एक बड़ा कक्ष मिलता है। यही बिना स्तंभों के और कहीं कहीं स्तंभों पर छत वाला बना होता है। इसे जगमोहन भी कहा जाता है। यह उपासकों के इकट्ठा होने की जगह भी होती है। अब अगर अंतराल, तीसरा है अंतराल। यह इन दोनों अंगों के बीच को जोड़ने की जो एक कड़ी होती है, उसे अंतराल के नाम से जाना जाता है, जो कि अपने आगे गर्भगृह से मंडप को जोड़ती है। गर्भगृह और मंडप के बीच का बरामदा ही अंतराल कहलाता है। अब अगर हम गर्भगृह की बात करें तो यह वह कक्ष होता है जिसमें देवताओं की मूर्तियों को प्राण प्रतिष्ठापना होती है, या जिस कक्ष में मूर्ति की स्थापना होती है वह गर्भगृह कहलाता है। यह कमरा छोटा और पीछे होने के कारण अधिक प्रकाशित नहीं होता है, अर्थात यह अंधेला होता है। इसी से इसे गर्भगृह देउला कहा जाता है, जैसे गर्भ में अंधेरे में प्राण प्रतिष्ठित जीव रहता है। अब अगर हम प्रदक्षिणा पथ की बात करें तो गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा का बरामदा है। ये सभी अंग एक ही सीधे के क्रम में सर्वत्र एक में ही जुड़े हुए बनते हैं। प्रदक्षिणा पथ अर्थात मूर्ति को परिक्रमा करने के लिए एक पथ बनाया जाता है, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। अब अगर हम पंचायतन मंदिर की बात करें तो पंचायतन मंदिर उस मंदिर को कहा जाता है जब कोई एक मंदिर अपने चारों मंदिर या चारों कोनों से घिरा होता है, वह पंचायतन मंदिर कहलाता है। आज हम द्रविड़ कला शैली के बारे में बात करेंगे। तो कृष्णा नदी से कुमारी अंतरीप तक के द्रविड़ देशों में
इसके चलन के कारण इसे द्रविड़ शैली कहकर पुकारा जाता है। इसमें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक तथा निचला आंध्र प्रदेश का क्षेत्र आता है। द्रविड़ कला शैली में मंदिर नागर शैली में सर्वथा भिन्न है। इस शैली के मंदिर की विशेषता को निम्न भागों से देखा जा सकता है, जो कि अगर पहली विशेषता की बात करें तो ये मंदिर विशाल प्रांगण में बने होते हैं और प्रांगण में एक प्रवेश करने के बाद आंगन के भीतर मंदिर वास्तु तक पहुंचा जाता है। प्रांगण को एक ऊंची चार दीवारी से घेर दिया जाता है। अगर दूसरी विशेषता की बात करें तो द्रविड़ शैली के मंदिरों की एक विशेषता यह है कि काफ़ी ऊंचे तथा विशाल दीवारों से घिरे होते हैं। प्रांगण का मुख्य प्रवेश द्वार गोपुरम इतने ऊंचे होते हैं कि कई बार मुख्य मंदिर का शिखर गौड़ हो जाता है। प्रदेश के लिए उन्नत, विशाल और चौड़ा जो द्वार बनाया होता है उसे गोपुरम कहते हैं और यह गोपुरम को दो खंडों में विभाजित होता है। पहले ऊपर के खंड की आकृति गाय के सींग की तरह होती है, इसी कारण से इसका नाम भी रखा गया जिसे गोपुरम कहा जाता है, तथा दूसरा खंड तो तोरण कहा जाता है। द्वार की ऊंचाई अधिक होने की वजह से इसे विमान भी कहते हैं। दूसरा खंड देवताओं की स्तुति के लिए बनाया गया है। पीछे चलकर यह गोपुरम एक अभिन्न अंग मान लिया जाता है। अगर तीसरी विशेषता की बात करें तो इसके शिखर पिरामिडाकार कई तहों भूमि या रत्न का होता है। प्रत्येक ऊपर की भूमि निचली वाली भूमि से क्रमशः छोटी होती जाती है। यह पिरामिडाकार की मंदिरें होती है। ऊपर की भूमि सबसे छोटी होती है। सबसे ऊपर कई कोड़ों की स्तूपिकाएं होती है जिसके ऊपर कलश तथा देव चिन्ह अंकित होते हैं। दो भूमियों के बीच कुछ भाग का अंतर की ओर घुसे होते हैं। दो भूमियों के बीच कुछ भाग अंदर की ओर घुसे हुए होते हैं जिससे आभास होता है कि वे हवा में हैं। अगर चौथा विशेषता की बात करें तो इस शैली के मंदिर का आधार भाग वर्गाकार होता है जबकि गर्भगृह के ऊपर का भाग पिरामिडा नुमा होता है। इसके अनेक मंजिला होती है और इसका शीर्ष भाग गुंबदाकार होता है। और पांचवा विशेषता की बात करें तो यह प्रायः मंदिरों के प्रांगण में सीढ़ी युक्त एक जलाशय भी होता है। और अगर छठवां विशेषता की बात करें तो मंदिर में क्रमशः विभिन्न अंग मिलते हैं, जैसे भोग मंडप। मंदिर में भोग रखने की कक्ष को भोग मंडप कहा जाता है। मंडप जगमोहन की तरह उपासक को इकट्ठा होने या पूजा स्थल को मंडप कहा जाता है। गर्भगृह जहाँ देवताओं को स्थापित किया जाता है गर्भगृह कहलाता है। नंदी मंडप शैव मंदिरों में नंदी मंडप होता है। महामंडप गर्भगृह के भोग मंडप के चारों ओर स्तंभों पर बना वास्तु जिसकी दीवारों में थोड़ी थोड़ी दूरी पर यातना होता है। यह आधार ऐसा माना जाता है कि द्रविड़ शैली का प्रारंभ पल्लवों के द्वारा ही किया गया था। तो पल्लवों की मुख्य उपलब्धियां कला के क्षेत्र में रही हैं। उनके नेतृत्व में वास्तुकला के द्रविड़ कला शैली की शुरुआत हुई। पल्लवों के काल में विकसित द्रविड़ कला शैली के चार भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें महेंद्र वर्मन द्वारा मंडपों का निर्माण शुरू हुआ। इस चरण में पहाड़ों को काट कर उसे मंदिर की शक्ल दी गई और इसे ही मंडप कहा गया। इस मंडप के बाहर बने मुख्य द्वार पर द्वारपालकों की मूर्ति बनाई गई थी। मंडप के सामने 7-7 फीट के ऊंचे स्तंभों की पंक्तियां बनाई गई जो कि प्रायः चौकोर होती थी, जिनके ऊपर के शीर्ष सिंहाकार बनाए जाते थे और इन्हें सिंह स्तंभ कहा गया। आज हम बेसर शैली के बारे में बात करेंगे। तो बेसर शैली का शाब्दिक अर्थ होता है, अगर बेसर शैली की परिभाषा की बात करें तो बेसर शैली का शाब्दिक अर्थ होता है मिश्रण, अर्थात जिसमें बेसर शैली एक ऐसा मंदिर निर्माण कला की शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रण होता है, इसलिए इसे बेसर शैली कहते हैं। इस शैली के मंदिर सामान्यतः विंध्य पर्वतमाला से कृष्णा नदी तक मिलते हैं, जो कि बीच का क्षेत्र होने के कारण इन पर दोनों शैलियों की छाप पड़ी। उत्तर भारत की नागर शैली तथा दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली का दोनों रूप में देखा जाता है। इस शैली को चूंकि बादामी के चालुक्यों ने जन्म दिया था, इसलिए इसे चालुक्य शैली कहकर भी पुकारा जाता है। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं।
जैसे कि इसकी जो आधार योजना में अर्धमंडप, मंडप और विमान इसके प्रमुख भाग हैं। दूसरा है दीवार नागर शैली से और अंदर की ओर का भाग द्रविड़ शैली से प्रभावित है। अर्थात इस प्रकार के मंदिर में जो दीवारों की जो नक्काशी है वह नागर शैली, जो मंदिर के अंदर की भाग है वह द्रविड़ शैली के प्रभाव से परिपूर्ण है। अगर तीसरा देखें तो गर्भगृह की आधार योजना मिश्रित है, कहीं आयताकार है तो कहीं अष्टभुज निर्मित है। अर्थात ये कहना चाहिए कि इसमें नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों शैलियों का बहुलता से प्रयोग किया गया है। अगर चौथा है, इस मंदिरों का मुख्य द्वार पीछे की ओर होता है। इसमें सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जो मंदिर का मुख्य द्वार होता है वह आगे ना होकर मंदिर के पीछे होता है। बेसर शैली के मंदिरों के उदाहरण बादामी और ऐहोल सभी कर्नाटक में स्थित जैसे स्थानों से मिलते हैं। यह निर्माण शैली अपने चरमोत्कर्ष पर मानखेड़ के राष्ट्रकूट के काल में पहुंचा। एलोरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में इस कला के अनेक मंदिर देखने के उदाहरण मिलते हैं। बेसर शैली को चालुक्य शैली के नाम से भी जाना जाता है। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love